Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर जेफरी सैक्स का स्वागत करना चाहता हूं। प्रोफेसर सैक्स कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वे एक अर्थशास्त्री, सार्वजनिक नीति विश्लेषक और भू राजनीति पर एक महत्वपूर्ण आवाज हैं। प्रोफेसर सैक्स, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Sachs, welcome back to India and Global Left. आपसे गैंगफोर्ड तुम बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। It has been युद्ध शुरू हुए 1 महीने से अधिक हो गया है और हमने आपको इसकी शुरुआत में ही आमंत्रित किया था। आप पिछले 1 महीने या उससे अधिक समय में हुई घटनाओं का वर्णन कैसे करेंगे? in the last month or so. A lot of destruction, a lot of pain, and अधिक विनाश, बहुत अधिक पीड़ा और स्पष्ट रूप से विचारों का खेल नहीं। by the U.S. and Israel. यह अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया आक्रामक युद्ध है और वे अपनी आक्रामकता रोकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं। Iran would उनका मानना था कि अब तक ईरान जोविक नष्ट हो जाएगा या अमेरिका और इजराइल के नियंत्रण में आ जाएगा। by today ऐसा नहीं हुआ। happen. इसलिए हमारे सामने एक ऐसा आक्रामक युद्ध है जो बहुत कमजोर और भ्रमित करने वाले आधारों पर शुरू किया गया। यह सोचकर कि कुछ नेताओं की हत्या से ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद से सब कुछ केवल बढ़ती हुई हिंसा और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला रहा है और आज हम वहीं खड़े हैं। Escalation and improvisation, and that's where we are today. We are hearing news about हम this, ट्रंप द्वारा ईरान को होर्मुज जलदमरूमदी की नाकाबंदी को लेकर दिए गए अल्टीमेटम की खबरें सुन रहे हैं। समय सीमा को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आप इस अल्टीमेटम की कैसे व्याख्या करते हैं कि अगर नाकाबंदी नहीं हटाई गई तो ईरान पर भयंकर प्रहार किया जाएगा? on Iran if the blockade is not lifted. Well, they've been raining hell on Iran for the last few खैर, weeks, so वे पिछले 4 हफ्तों से ईरान पर कहर बरपा रहे हैं, is not तो ये कहना कि अब हम गंभीर होने जा रहे हैं वास्तव में गंभीर नहीं है। ट्रंप पागल हैं और वे हर दिन सब पर कहर बरसाते हैं। day by day. मैं उनकी बातों को हल्के में नहीं लेता, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि अब तक उनके साथ नरमी बरती गई है। Up until now, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले 4 हफ्तों से ईरान में हत्या, bombing मारकाट और बमबारी कर रहे हैं। throughout Iran. मुझे लगता है कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे। I think it's likely they will मुझे ये भी लगता है कि ईरान के पास प्रतिशोध की क्षमता बनी रहेगी continue to और वह इजराइल और खाड़ी देशों में गंभीर नुकसान पहुंचाता रहेगा। will continue to do इसलिए मैं इस युद्ध को जारी देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की अंतिम चेतावनी का कोई खास मतलब है। war continuing. I don't think Trump's ultimatum means very much. There are reports about what some White ऐसी House रिपोर्टें हैं कि कुछ व्हाइट हाउस अधिकारियों ने इसे दोहरी रणनीति कहा है। एक तरफ ट्रंप तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही मध्यस्थ भी सक्रिय हैं। न केवल पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश, बल्कि उनकी अपनी प्रशासनिक टीम के अधिकारी, जिनमें जेडी वांस, कुशनर और विटकॉफ शामिल हैं, जो इस युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? क्या इसका कोई मतलब बनता है और इसका अर्थ क्या है? Does it make any sense and what does it mean? It's not exactly bluff, but it's also not exactly ये पूरी तरह से ब्लफ नहीं है, लेकिन इसके सफल होने की संभावना भी बहुत कम है। it says almost कुशनर और विटकॉफ, ठीक है, ये लगभग सब कुछ कह देता है। वे कट्टर जायनिस्ट हैं जिनका रिकॉर्ड 0 है। अगर वे अब भी इस वार्ता टीम का हिस्सा हैं, तो इसका लगभग निश्चित मतलब है कि कोई वास्तविक बातचीत नहीं हो रही है। इसलिए मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। साथ ही ट्रंप के पास बातचीत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो ये है, मैं तुम्हारे चेहरे पर प्रहार करता हूँ, तुम्हारे सिर पर चोट करता हूँ, तुम्हें घायल करता हूँ, तुम्हें हत्या की धमकी देता हूँ और फिर कहता हूँ, अब तुम मुझसे सहमत हो, और अगर तुम नहीं होते तो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। यही उनके तरीकों में से लगभग एकमात्र तरीका है। just about the only game in his repertoire. He does this repeatedly.
It worked ये stop me Ford ये कभी कभी काम कर जाता था, जैसे कि उसके बावजूद दोनों में प्लेमिंग कर जो यून मजदूर है। जब वह रियल एस्टेट डेवलपर था तो वह उन्हें भुगतान नहीं करता था। मेरा मानना है कि अब हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तरीका काम नहीं करता। ये युद्ध खत्म नहीं करता, ये संधियां नहीं करवाता, ये वे कुछ भी नहीं करता जो ट्रंप सोचता है कि ये करता है। मैं उसे एक साधारण व्यक्ति मानता हूं जिसके पास केवल एक दिखावटी तरीका है। मैं तुम्हें मारने की धमकी देता हूं, फिर तुमसे कुछ मांग करता हूं और तुम मान जाते हो। मुझे नहीं लगता कि ईरानी, जिसना मैं देख पा रहा हूं, इस तरीके से झुकने वाले हैं। from what I can see, are likely to fall into line. Iranian officials have said that they are not. ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे सीधे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अलग अलग प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया चल रही है, उन रिपोर्टों के कुछ अंश मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन वे युद्ध के स्थायी अंत की बात कर रहे हैं। अब एनीस्टाइन द महारथी, जैसे उन्होंने यूक्रेन के मामले में किया, विराम समझौते की बहस कर रहे हैं। आपको अन्य संघर्ष में जारी थे। उन्हें बार बार ये समझाना पड़ा कि यूक्रेन में युद्ध विराम और संघर्ष के स्थायी अंत में अंतर है। इसमें मूल रूप से यूक्रेन की तटस्थता की कमी को उलटने और यूक्रेन का सैन्यीकरण समाप्त करने की बात शामिल थी, ताकि वह रूस के लिए खतरा न बने। यदि आप बता सकें तो हमें थोड़ा ये समझाएं कि ईरान संघर्ष के स्थायी अंत से क्या मतलब ले सकता है, न कि केवल विराम समझौते से, जैसा कि मुख्यधारा का मीडिया इसे प्रस्तुत कर रहा है। Yeah, it's a very basic point. The difference of a ceasefire हाँ, and permanent ये एक end बहुत to ही the बुनियादी conflict बात is है। the permanent end to the conflict. युद्ध विराम और संघर्ष के स्थायी अंत के बीच का अंतर यह है कि स्थायी अंत के लिए आपको संघर्ष के कारणों को समझना पड़ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल को वास्तव में कुछ रियायतें देनी पड़ती हैं। Whereas a ceasefire जबकि युद्ध विराम में विचार यह होता है कि गोलीबारी रुक जाए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी जीत की घोषणा करें और वास्तव में कुछ भी न बदले। जब चाहें ईरानियों को मारने, उनकी हत्या करने, go in and उनके ठिकानों पर हमला करने की क्षमता वैसी ही बनी रहे। when they want इजराइल के लिए बिना कीमत के जो पूरे मध्य पूर्व में मनमानी करता है। lost Israel, which इसलिए युद्ध विराम और वास्तविक साशिक इंतर। so there's a big difference between a ceasefire and a real peace. To my mind, a real peace starts मेरे विचार में वास्तविक शांति की शुरुआत इस तथ्य से होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले करते रहते हैं। तो ये कैसे रुकेगा? अगर संयुक्त राज्य अमेरिका कहे हमने युद्ध विराम कर लिया है, तो ये बहुत विश्वसनीय नहीं लगता। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई संधि भी काफी कमजोर होती है। यह ऐसा देश नहीं है जो अपनी संधियों का सम्मान करता हो। इसलिए एकमात्र वास्तविक तरीका यह है कि कहा जाए कि ईरान के चारों ओर जो सैन्य ठिकाने हैं, वे अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने नहीं रहेंगे जिन्हें कार्रवाई की स्वतंत्रता हो। इसके लिए खाड़ी देशों को यह कहना होगा, हाँ, हमारे पास संप्रभुता है। और इन थिलिंगा फोर्ड स्ट्रेमड हमले के लिए नेवर गिवोसिक्स for attacks against यूएट रेंट वेबर। this would be a starting point. This is what Iran has said. Why are we surrounded by U.S. military? हम यूएस की सैन्य ठिकानों से घिरे हुए क्यों हैं? I think that मेरा मानना है कि स्थायी शांति के लिए एक फिलिस्तीनी राज्य का अस्तित्व आवश्यक है जो इजराइल के साथ साथ हो। without इसके बिना शांति संभव नहीं है। peace, इजराइल बस अपने ग्रेटर इजराइल एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। वह लेबनान पर हमला करता है, सीरिया पर हमला और आक्रमण करता है और बिना किसी जवाबदेही के काम करता है। by the way, वैसे ईरान के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से मनमानी कर रहा है। backed by the इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को इजराइल के बारे में कुछ कहना होगा, would have to लेकिन वे कभी नहीं कहेंगे, कम से कम इस समय तो नहीं। never will. मेरा मतलब है शायद कभी कहें, लेकिन आज नहीं कहने वाले। और मेरे विचार में इसका मतलब है कि अमेरिका इस मामले में गंभीर नहीं है। That to my बेशक वह mind गंभीर नहीं है। means that the U.S. is not serious. Of course it's not serious. The U.S. wants all its prerogatives to go in अमेरिका अपनी सभी विशेषाधिकार चाहता है, anytime it wants to. जब चाहे ईरान पर जाकर उसे पूरी तरह तबाह कर दे।
यही युद्ध विराम का मतलब है। ईरान जो चाहता है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा शालीनता से, वह यह आश्वासन है कि ये केवल कुछ महीनों का विराम नहीं है, जिसके बाद फिर से उनकी पूरी नेतृत्व टीम को ख़त्म कर दिया जाएगा, खासकर जब ये बात अमेरिका और इजराइल की घोषित नीति है। तो मुझे लगता है कि यह एक गतिरोध है और ये संभव है कि ईरान झुक जाए इस मौत में फोर्ट रहा हो। मुझे शक है कि ऐसा होगा, यानी कि बात तय है। अब तक अमेरिका इजराइल ने ईरान की सुरक्षा के लिए जिस नेम की तक ये नहीं लाइक वैम छोड़िए जो आप कह रहे हैं, यानी फारस की खाड़ी और अन्य जगहों पर अमेरिकी ठिकानों का स्थायी अंत और साथ ही फिलिस्तीन में कब्जे का अंत। मध्य पूर्व में वास्तविक शांति के लिए ये बुनियादी बातें हैं, जैसा कि मैं न जाने कितने दशकों से कहता आ रहा हूं। अगर आप सच में मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं, तो इजराइल, जो एक विद्रोही राष्ट्र है, को विद्रोही राष्ट्र की तरह व्यवहार करना बंद करना होगा। यही सबसे मूलभूत बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इस पूरे विद्रोही व्यवहार में इजराइल का साझेदार है, उसे भी रुकना होगा। पूर्वी और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को समाप्त किया जाना चाहिए। वे तो बस युद्ध को आकर्षित करने वाले केंद्र हैं। क्या खाड़ी देशों में स्थित सैन्य ठिकाने विशेष रूप से उन देशों की सरकारी संरचनाओं में बड़े बदलाव के बिना समाप्त हो सकते हैं, ये देखते हुए कि वे लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहे हैं? कम से कम हम निवेश के पैटर्न के बारे में भी सोच सकते हैं, पेट्रोडॉलर के पूरे इतिहास आदि के बारे में। ये सवाल भी उठता है कि स्वयं डॉलर की निरंतरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ये देश अमेरिकी हथियार खरीदना बंद कर दें और अपने अधिशेष को अमेरिकी संपत्तियों में पुनर्निवेश ना करें, तो ये उस समय डॉलर को अस्थिर कर सकता है जब बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास शांति हो सकती है। अमेरिका खाड़ी में कुछ सैन्य ठिकानों के बिना भी रह सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये अब अमेरिका या अमेरिकी डॉलर के लिए अस्तित्व से जुड़ी समस्याएं हैं। वैश्विक व्यापार में तेल का हिस्सा अब सिर्फ कुछ प्रतिशत है। वास्तव में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये संभालने योग्य है। ये वास्तव में अमेरिका की आर्थिक स्थिति का स्रोत नहीं है। शायद कुछ लोग मानते हैं कि यह है, इसलिए वे इसके लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका खाड़ी में सैन्य ठिकानों के बिना भी बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर तेल की आमदनी का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा युआन, रुपये या रेनमिनबी में तय किया जाए, तो भी इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं अमेरिकी सरकार को सलाह दे रहा होता, तो मैं कहता, शांत रहो। तुम्हें इन ठिकानों की जरूरत नहीं है। ईरान खाड़ी पर हमला करने नहीं जा रहा। सोवियत संघ, जो अब अस्तित्व में ही नहीं है, वह भी खाड़ी पर हमला करने नहीं जा रहा। इन सैन्य ठिकानों के होने का कोई कारण नहीं है, सिवाय अमेरिकी प्रभुत्व के, जो बिल्कुल अनुचित है। आखिर ये ठिकाने वास्तव में क्यों हैं? किससे बचाव के लिए? कोई कारण नहीं। तो मेरा मानना है, और वैसे ट्रंप ने खुद कहा था, और मैं उसे इसका श्रेय देता हूं, भले ही मुझे लगता है कि वह पागल है। उसने कुछ दिन पहले कहा था, हमारे पास युद्ध और स्वास्थ्य सेवा दोनों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। और फिर उसने कहा, हमें स्वास्थ्य सेवा के बिना ही काम चलाना होगा। खैर, आदमी सनकी है, लेकिन फिर भी वह सही है। हमारे पास दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इन ठिकानों को बंद करो भगवान के लिए। अमेरिकियों को स्वास्थ्य सेवा चाहिए। और आप इस तर्क के बारे में क्या सोचते हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की प्रेरणा, मैं यहाँ इजराइल की प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अमेरिका की एक प्रेरणा चीन है। तर्क यह है कि इससे चीन के तेल व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी और साथ ही भविष्य में तेल के आधार पर बनने वाली नई ब्रिक्स मुद्रा की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।
yuan, BRICS currency? I think there's truth in that proposition. मुझे लगता है कि उस प्रस्ताव में कुछ सच्चाई है, इस अर्थ में कि कुछ अमेरिकी नेता इसे इसी तरह देखते हैं। उनका मानना है कि अगर हम खाड़ी के दोनों ओर ईरान और अरब देशों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम चीन के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होंगे। मुझे लगता है कि ये वही गणना है जो किसी ने ट्रंप को बताई है। फिर भी मेरा मानना है कि यह न केवल अनुचित और असफल होने की संभावना वाला विचार है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ठोस विश्लेषण नहीं है। अमेरिका खालरा मरी फुर्सत अपने कथित नियंत्रण को लेकर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है। Its purported control over the Gulf. Actually, just today, President Xi said we will. असल में आज ही राष्ट्रपति शी ने कहा कि हम अपने देश में नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अपने परिवर्तन को तेज करेंगे। इससे हमारी बाहरी तेल पर निर्भरता और कम होगी। ये तथ्य जो होने वाला है, और यह तथ्य कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा करने के अपने दावों के बावजूद वास्तव में विश्व ऊर्जा बाजारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इस उद्देश्य से युद्ध करना कोई अच्छा हिसाब नहीं है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, यह अमेरिकी नीति निर्माताओं की गणना का हिस्सा है। मुझे बस लगता है कि यह अच्छी गणना नहीं है। युद्ध के प्रभाव को लेकर कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ये हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए चीनी प्रौद्योगिकी खरीद या खोज को तेज कर सकता है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, और इससे प्रौद्योगिकी का प्रसार हो सकता है, जैसा कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में देखा है। इस प्रभाव को लेकर आप कितने आशावादी हैं? I think that in general it's true that मेरा मानना है कि सामान्य रूप से यह सच है कि ये युद्ध दुनिया की ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन को, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पवन, सौर, जल और परमाणु ऊर्जा की दिशा में तेज करेगा। वे ये निष्कर्ष निकालेंगे कि खाड़ी देशों पर दांव लगाना अच्छा विकल्प नहीं है। हमें यह परिवर्तन केवल पारिस्थितिक और दक्षता के कारणों से ही करना चाहिए। लेकिन कोयला, तेल और गैस लॉबी के हितों के कारण फाइस्टर प्योनियन है। जब यह बरसन हो और यह हो रहा है, लेकिन यह और तेजी से होगा, इतान यू परस्तेथन गिस्नो हो। China will be at the center of that transformation. I hope India will become a major. मुझे उम्मीद है कि भारत भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेगा, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप वहां नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप दोनों मूल रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित दुनिया के जारी रहने पर दांव लगा रहे हैं, खासकर अमेरिका, क्योंकि वह एक बड़ा जीवाश्म ईंधन उत्पादक है। और ट्रंप तो उससे भी आगे हैं, क्योंकि वे बाकी सबके ऊपर अज्ञानता का प्रतीक हैं। इसलिए वे ड्रिल बेबी ड्रिल जैसी नीति पर श्रालिक गारंटी विदिष्ट जो करेगा वह निश्चित रूप से चीन नेतृत्व हलीशीन या शून्य कार्बन ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन को तेज करेगा। उभरते हुए बाजारों में, साथ ही उत्तरी देशों में भी आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि ये युद्ध कई घटनाओं की श्रृंखला के बाद आया है, जैसे ट्रंप प्रशासन के दौरान वैश्विक टैरिफ युद्ध, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के अपहरण का प्रयास, और संभवतः क्यूबा पर आसन युद्ध, क्योंकि प्रतिबंध लगातार कठोर होते गए हैं और अब वे प्रभावी रूप से नाकेबंदी के समान हो गए हैं। तो एक के बाद एक देश में हम आत्मनिर्भरता पर चर्चाएं देख रहे हैं। बेशक इसका एक पहलू सैन्य संप्रभुता का निर्माण है, दूसरा पहलू आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हमने प्रभात पटनायक और मंथली रिव्यू के संपादक जॉन बेलामी फोस्टर की मेजबानी की, और मैंने उनसे आत्मनिर्भरता के बारे में ये प्रश्न पूछा। उनका तर्क मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यह है कि अतिवैश्वीकरण का पूरा युग, चाहे वह व्यापार में हो या निवेश में, अब अपने अंत तक पहुंच चुका है, और अब देश शायद इस बात पर पुनर्विचार करें कि बिना किसी नियंत्रण के वैश्वीकरण और खुलापन
किस तरह की कमजोरियां लेकर आता है। मैं आपके उत्तर को लेकर बहुत उत्सुक हूं और ये जानना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता पर इन चर्चाओं में आपका हस्तक्षेप या दृष्टिकोण क्या है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के संदर्भ में। Well, I don't believe in that exactly that way. खैर, मैं इसे ठीक उसी तरह नहीं मानता। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी चीन रहा है। चीन ने गरीबी से अत्यधिक समृद्धि तक की यात्रा एक बाहरी मुखी अर्थव्यवस्था के आधार पर की, और उसने ये मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप को निर्यात के माध्यम से किया। फिर जैसे जैसे चीन अधिक सफल होता गया, अमेरिका ने अपने ही बाजार के दरवाजे बंद कर दिए, और मैं कहूँगा कि यूरोप ने दरवाजे आधे बंद कर दिए हैं, आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि भू राजनीतिक कारणों से। अमेरिका अपने ही अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने और खुद को दंडित करने को तैयार है, लेकिन ये नहीं चाहता कि चीन को इससे कोई विशेष लाभ मिले। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो वैश्वीकरण उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभदायक है। यदि इसे सही और अच्छे तरीके से किया जाए तो ये विकास को तेज करता है, जैसे चीन ने किया, या सिंगापुर ने किया, या आसियान क्षेत्र के कई देशों ने किया। और मेरा मानना है कि भारत व्यापक रूप से कहें तो अभी यही कर रहा है, और पिछले 20 या 25 वर्षों से ऐसा कर रहा है। आत्मनिर्भर रूप से विकास करना बहुत कठिन है। भारत में लंबे समय तक लाइसेंस राज व्यवस्था रही, इससे प्रगति नहीं हुई। जो विकास वास्तव में प्रभावी था वह था खुलापन। जो देश अभी बंद हो रहा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण प्रभावी है। ये इतना प्रभावी है कि ये अमेरिका की सापेक्ष स्थिति को कमजोर कर रहा है, उसकी पूर्ण स्थिति को नहीं, बल्कि उसकी सापेक्ष स्थिति को। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन के साथ व्यापार से लगातार लाभ मिलता रहा, लेकिन चीन को उससे भी तेज और अधिक लाभ हुआ। उसे आगे बढ़ने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी थी। मेरे लिए यह एक सफलता है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वैश्वीकरण बुरा रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि नव औपनिवेशिक आर्थिक संबंध एक सजा है। यूरोप और अमेरिका द्वारा अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों की लूट एक सजा है, लेकिन व्यापार और निवेश नहीं। मैं चाहता हूं कि ब्रिक्स व्यापार की नींव बने। उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया की लगभग 80 से 85% आबादी और लगभग 6% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें एक खुली प्रणाली बनाए रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि यह परस्पर लाभकारी है। यह प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को तेज करता है और वित्तीय प्रवाह को सक्षम बनाता है, जिससे मदद मिलती है। Capital scarce regions to catch up faster. And I think the और मेरा मानना है कि तथाकथित वैश्वीकरण विरोधी या वैश्वीकरण के आलोचकों को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि इस समय जो सबसे अधिक संरक्षणवादी हैं वे पुराने स्थापित शक्तिशाली देश हैं, और वे ये बात एक तरह से सही ही देख रहे हैं कि एक खुली व्यवस्था का अर्थ है कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में अपनी विशेष स्थिति खो देंगे। यह सच है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये ठीक है। यही तो उद्देश्य है। यही वह बात है जो दुनिया को बहुध्रुवीय बनाती है। तो मैं इसे इस तरह देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीन और भारत के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध हों। मैं चाहता हूँ कि ब्रिक्स देशों के बीच एक खुली व्यापारिक व्यवस्था हो जिसमें निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय व्यापार शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि अफ्रीका भारत, चीन, रूस, ब्राजील और अन्य देशों के साथ अच्छे साझेदारी संबंध बनाए, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे अफ्रीका के आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी। हाँ, साम्राज्यवादी केंद्र में संरक्षणवाद के बारे में एंटी ग्लोबलिस्ट आपसे असहमत नहीं होंगे, क्योंकि उपनिवेशवाद के पूरे इतिहास में घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए बहुत मनमाने प्रतिबंध लगाए गए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो बात यह है कि मेरी दृष्टि में उच्च साम्राज्यवाद का दौर जो लगभग वोटसेट से 20 तक चला,
और भारत के लिए आप कह सकते हैं लगभग 25% तक ने निर्भर या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह तोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं। ये महान विभाजन का युग था। लेकिन वास्तविक वैश्वीकरण और यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बहुत अपूर्ण रूप में हुआ, उसने व्यापक रूप से अंतर को कम करने में मदद की। यह आर्थिक अभिसरण का दौर था। यह समान रूप से या न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हुआ, और बाकी सब भी। लेकिन अगर चीजें बंद ही रहती तो चीन, भारत और उदाहरण के लिए अन्य प्रमुख ब्रिक्स देशों के लिए स्थिति वास्तव में जितनी रही है उससे कहीं बदतर होती। Members of the BRICS, for example, than in fact is the case. And if the system were to be और अगर व्यवस्था अभी खुली और पारदर्शी होती, पारस्परिक रूप से न्याय संगत होती, तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा लाभ होता। रुकावट नहीं, बल्कि लाभ। इसी अर्थ में मैं चाहता हूं कि वैश्वीकरण जारी रहे, क्योंकि मैं बहुध्रुवीय विश्व के पक्ष में हूं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विशेष स्थिति खो दें, न कि इसलिए कि वे पूरी तरह से गिरावट में जा रहे हैं, बल्कि इसलिए इन्हीं स्लेसवैक्लोस विकसित होने और इस अंतराल भ्रोड से थी जो साम्राज्यवादी योस्त साम्राज्य में नहीं थे। ending the gaps that were created during the imperial age. I just wanted to quickly ask you about मैं बस आपसे जल्दी से ये पूछना चाहता था कि वैश्वीकरण के युग में निवेश के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि हम अक्सर व्यापार की ही बात करते हैं। मेरे अपने शोध से पता चलता है कि उदाहरण के लिए चीन में निवेश पर प्रतिबंध बहुत अधिक रहे हैं, खासकर पूंजी बाजारों के भीतर। 90 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में तरह तरह के प्रतिबंध थे। चीन ने जो किया वह मूल रूप से यह था कि उसने दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित किया, जबकि अल्पकालिक प्रवाह को सीमित रखा। अब चीन ऐसा क्यों कर सका और अन्य देश क्यों नहीं, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन मैं बस ये पूछना चाहता था कि जब हम सामान्य रूप से खुलेपन की बात करते हैं, तो क्या हम इस बात को पहचानते हैं कि अल्पकालिक पूंजी प्रवाह पर निर्भरता का खतरा क्या है, जिसका सामना ग्लोबल साउथ के देशों को अक्सर भुगतान संतुलन के कारण न पड़ता है, चाहे वह शेयर बाजार पर निर्भरता हो या यूरोबॉन्ड बाजार पर। इसने अफ्रीका के कई देशों में तबाही मचाई है। Yeah, so openness means a lot of things. It means हाँ, तो खुलापन कई चीजों का मतलब होता है। इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, इसका मतलब है प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, इसका मतलब है विदेशी निवेश, और इसका मतलब है दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह जैसे दीर्घकालिक अन्न। और ये अल्पकालिक लेन देन के प्रति खुलापन भी हो सकता है, जैसे अंतरबैंक जमा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अल्पकालिक उधारी और इसी तरह की चीजें। मूल रूप से सच यह है कि वित्तीय बाजार संकटों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और विशेष रूप से अल्पकालिक पूंजी घबराहट, अचानक पलटाव और प्रवाह के अचानक रुक जाने के प्रति संवेदनशील होती है। बैंक घबराहट, पूंजी बाजार घबराहट, भुगतान संतुलन संकट आदि पर एक विशाल इतिहास और साहित्य मौजूद है। ये लगभग सभी अल्पकालिक तरलता से जुड़ी समस्याओं के प्रतिबिंब हैं। जब अचानक कोई सरकार अपना हीन जारी करने में असमर्थ हो जाती है या किसी देश के बैंकों पर लोगों की भीड़ लग जाती है। इतिहास ने यह दिखाया है कि घरेलू आर्थिक संदर्भ में इन संकटों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक या अन्य संस्थानों को अंतिम उपाय के अन्नदाता के रूप में कार्य करना चाहिए, या फिर जमा बीमा या अन्य ऐसे तंत्र होने चाहिए जो या तो घबराहट को रोकें या उन पर शीघ्र प्रतिक्रिया दें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास अभी ऐसा कोई तंत्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एकमात्र अंतिम उपाय का ऋणदाता अमेरिकी फेडरल रिजर्व है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली डॉलर पर आधारित है। लेकिन फेड केवल उन्हीं देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है जो अमेरिकी विदेश नीति के अनुकूल हैं। वास्तव में यह अक्सर उन देशों में संकट उत्पन्न के रूप में कार्य करते और अमेरिकी विदेश नीति के विरोधी हैं। ये संकट इसने 2006 में ईरान संकट उत्पन्न किया था।
यहाँ तक कि हमारे वित्त मंत्री भी ये सब समझाया था। 2025, even our Treasury Secretary explained all of that. So this is why short-term capital. यही कारण है कि अल्पकालिक पूंजी प्रवाह देशों के लिए इतने खतरनाक होते हैं। यहाँ कोई अंतिम ऋणदाता नहीं होता, आप खुद को अस्थिरता के लिए खोल देते हैं। इसका मतलब है कि आपको पूंजी बाजार के नियमन, बहुत सावधानी और ऐसे तंत्रों की आवश्यकता है जहां किसी प्रकार का अंतिम ऋणदाता मौजूद हो। मैं चाहता हूं कि ब्रिक्स कुछ ऐसा बनाए, अमेरिकी डॉलर प्रणाली के बाहर कुछ कम से कम ब्रिक्स के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के बीच उदार स्वैप लाइनें हों। रुपया, भारतीय रिजर्व बैंक, रूसी केंद्रीय बैंक, चीन का पीपल्स बैंक और अन्य, क्योंकि संकटों की रोकथाम के लिए इस तरह की व्यवस्था जरूरी है। सिर्फ पूंजी के आवागमन के दरवाजे खोल देना कोई समाधान नहीं है। मुझे अभी एहसास हुआ कि मुझे जाना होगा। मेरा अभी एक कॉल है। I just realized I have to go. I have a call right now. I deze behalve stamps je smap korgid. Is a stacks behalve the nabhout. It's a bearcast. Take care. It's Casadom Renafultho great. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.